इस समय हमारे साथ हैं मनोज कुमार शर्मा जी, जो डीआईजी हैं एनडीआरएफ के। और ये एनडीआरएफ स्थापित है बनारस में और पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करती है। इस समय पूरे विश्व की निगाहें भगवान रामलला के मंदिर पर है, अयोध्या में है, जहां पर हर रोज लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रामलला के मंदिर का, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की और उसके बाद से जो हुजूम है वो देखने लायक है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में जब इतनी संख्या में श्रद्धालु और दर्शनार्थी आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का, उनकी सेफ्टी का प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसके लिए एनडीआरएफ, इस तरह की अगर कोई आपदा हो जाए, भगदड़ हो जाए या और भी कोई अनहोनी हो जाए तो उसको रोकने के लिए एनडीआरएफ हमेशा तत्पर रहता है। एनडीआरएफ आप सभी लोग जानते होंगे और अभी हम बात भी करेंगे मनोज जी से कि एनडीआरएफ क्या है, कैसे कार्य करता है, इसकी स्थापना कैसे हुई। पर इस समय एनडीआरएफ की बटालियन यहाँ भी स्थापित है, अयोध्या में भी स्थापित है और जहां जहां इस तरह के विश्व स्तरीय कार्यक्रम होते हैं, जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, वहां पर लगाए जाते हैं। एनडीआरएफ ने तुर्की में आए भूकंप में भी अपनी सेवाएं दी थी, नेपाल में दी थी। विश्व के लिए भी एनडीआरएफ एक संकट मोचक की तरह है। तो मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद चतुर्वेदी जी आपका। आपने हमको अपनी बात कहने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं आपके श्रोताओं को बहुत रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपके उत्तर में आपकी संतुष्टि से दे पाऊंगा। जी, तो मनोज जी, सबसे पहले हमारे श्रोता तो एनडीआरएफ के बारे में जानते रहते हैं, इनके जो साहसिक कृत्य होते हैं, लोगों को बचाते हैं, पर थोड़ा और विस्तार से जानना चाहेंगे कि एनडीआरएफ क्या है, कब स्थापना हुई, इसके मुख्य कार्य क्या है। एनडीआरएफ कोई ज्यादा पुरानी बल नहीं है। इसके स्थापना के 16 वर्ष ही हुए हैं और जब भारत में बहुत बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आई थी तो भारत सरकार को लगा कि एक ऐसा डेडिकेटेड बल हमको बनाना चाहिए जो मुख्य रूप से लोगों को आपदाओं के बारे में जागरूक भी करे और जरूरत पड़ने पे एक्सक्लूसिवली, मुख्यतः आपदाओं के लिए ही वो ट्रेनिंग प्राप्त किया हुआ हो और एक डेडिकेटेड लोग हों उस चीज के लिए। तो उन्हीं उद्देश्यों को लेकर नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की स्थापना हुई। शुरू में 8 बटालियन थी, अब बढ़ते बढ़ते 16 बटालियन हो गई हैं पूरे भारत में और एक बटालियन में 18 टीमें होती हैं। और उसी कड़ी में जैसा आप बता रहे थे, तो वाराणसी की बटालियन से हमारी 3 टीमें अयोध्या में आई हुई हैं जी। और इसी तरीके से जहां पर भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है या मानव जनित कोई आपदा होती है, जैसे कि हमने इतनी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग बना रखी हैं या हमारी इंडस्ट्रीज हैं या कहीं कोई ब्रिज कोलैप्स हो गया या कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारी मानव जनित आपदाएं हैं। और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें तूफान है, भूकंप है, सुनामी है, इस तरीके की जो आपदाएं होती हैं वो प्राकृतिक आपदाओं की तरह होती हैं। तो जैसे बाढ़ भी है, कहीं बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है, शीतलहर है, उसका भी प्रकोप से लोग प्रभावित होते हैं। तो जहां जहां प्राकृतिक और मानव जनित आपदाएं हैं, तो मुख्यतः जितनी प्रमुख आपदाएं भारतवर्ष में होती हैं उन सभी को कवर करते हुए हमारे बल कार्मिकों को ट्रेनिंग दिया जाता है और समय समय पर उनके रिफ्रेशर कोर्सेज भी चलते रहते हैं। और विदेशों में भी जाकर ट्रेनिंग प्राप्त की है कुछ लोगों ने हमारे, और वो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, वो यहाँ आकर फिर आगे अपने कार्मिकों को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये तो हुआ एनडीआरएफ के बारे में। और अयोध्या स्पेसिफिक के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हमारे पास रिक्वेशन दिया गया था कि आप 3 टीमें वहां पर डिप्लॉय कीजिए। तो हमने अपने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके जो रिलीफ कमिश्नर महोदय हैं उनके साथ चर्चा करके यहाँ पर हमने 3 टीमें, किसी भी आपदा से बचने के लिए 3 टीमें हमारी तैयार हैं 24/7 और हर समय अलर्ट मोड में टीमें हैं और मंदिर प्रांगण के आसपास ही, नजदीक ही टीमें मौजूद हैं जी। तो मनोज जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जो सुरक्षा है या किसी भी आपदा को रोकने के लिए आपने कहाँ कहाँ ये डिप्लॉय की है? क्या जल सुरक्षा भी उसमें है? और जो है मंदिर में, परिसर में तो जरूर आप होंगे ही। जी,
हमने 3 तरीके की आपदाओं की संभावना को ध्यान में रखते हुए एक हमारी जो प्रमुख टीम है वो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी के स्थिति में निपटने के लिए एक टीम हमारी स्पेशली उसी कारण के लिए, उसी उद्देश्य के लिए मंदिर के नजदीक है। दूसरी हमारी जो टीम है वो कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू हमारी टीम है। वो इस तरीके के जहाँ पर कहीं कोई भवन के साथ कोई दुर्घटना हो जाए या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है अगर वो कोलैप्स हो जाता है तो उससे निपटने के लिए, या कहीं और इस तरीके की घटनाएं होती हैं जिसमें कि किसी भी एक्सीडेंट से मानव हानि होती है, तो उन सब तरीके की आपदाओं से बचने के लिए एक हमारी डेडिकेटेड टीम है और एक टीम हमारी सरयू घाटों पर डिप्लॉय है और वहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें भी हैं, तो उनके साथ समन्वय स्थापित करके जो आने वाले स्नानार्थी हैं उनको सुरक्षा हमारी प्रदान कर रही है। जहाँ तक आपने एक जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, तो उसी कड़ी में मैं आपको और ये बताना चाहूँगा कि हम डिजास्टर रिस्पॉन्स तो करते ही हैं, साथ साथ हम वर्ष भर बच्चों के लिए स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें हम स्कूल में जा जाकर बच्चों के मन में डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, उसके बारे में बताया जाता है, उनको थोड़ा ट्रेनिंग भी दी जाती है। हम एनएसएस के वॉलंटियर, एनवाईके के वॉलंटियर, एनसीसी के जो हमारे कैडेट्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं और जो प्रशासन के लोग आपदा से जुड़े हुए हैं उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं और जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लोग हैं उनके साथ भी समन्वय स्थापित करके हम ट्रेनिंग करते हैं और हम समय समय पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जहाँ जहाँ आपदा की संभावनाएं रहती हैं, जो बड़े बड़े संगठन हैं, सबके साथ भी हम समन्वय स्थापित करके, तो उनमें अगर कोई दुर्घटना होती है तो काफी बड़े स्तर पर लोग प्रभावित हो सकते हैं, तो उस स्थिति में उनका और हमारा क्या रोल रहेगा, किस तरीके से हम उन आपदाओं को डील करेंगे, तो ये सारी हम समय समय पर मॉक एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। और इसके अलावा जो कुछ स्वयंसेवी संगठन हैं जो समाज में आगे आकर काम करते हैं, तो उनके साथ भी हमारा ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलता है। जैसे अभी हमने पिछले दिनों बहुत बड़े स्तर पर जो यहाँ पर नाव की दुर्घटना होती है, डूबने की घटनाएं होती हैं नदी किनारे, तो उसी सिलसिले में हमने बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जहाँ पर प्रमुख शहर नदियों के किनारे हैं उनमें जाकर जो हमारे केवट समाज, मल्ला समाज और जो नाविक लोग हैं उनके समक्ष जाकर हमने एक कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था और उनको ट्रेनिंग भी दिया था। मनोज जी, जैसा कि मैंने कहा है कि बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, करोड़ों की तादाद में आएंगे। एक आंकड़ा है जिसके अनुसार गत वर्ष में 2 करोड़ लगभग 2 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु अयोध्या आ चुके हैं और उसके पहले के वर्षों में ये आंकड़ा बहुत कम हुआ करता था और बहुत सारे दूसरे दिन ही इतनी भीड़ थी कि प्रशासन को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, किसी तरह हालात जो है काबू में आए। तो आप हमें श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहेंगे? मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनसे यही निवेदन है और यही आग्रह है कि वो धैर्य रखें, व्यवस्था में सहयोग करें। अगर व्यवस्थित रूप से सारी चीजें रहेंगी और वो अच्छे से दर्शन भी कर पाएंगे। अपने जो सोशल मीडिया चैनल हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उसको फॉलो करते रहें। न्यूज़पेपर और जगह जगह जहाँ पर भी इस बारे में कोई भी सूचना प्रसारित होती है तो उसको ध्यान से सुनें और निर्देशों का पालन करें। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा। सर, बस चलते चलते एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि आप प्रयागराज में भी माघ मेला चल रहा है, अगले वर्ष महाकुंभ होने वाला है, तो वहाँ किस तरह जो है मैनेज किया जा रहा है, किस तरह जो है एनडीआरएफ अपना सहयोग दे रही है? माघ मेला में हम पिछले वर्ष भी गए थे, इस वर्ष भी गए थे। माघ मेला और उसका जो प्रारूप है वो एक मिनी कुंभ की तरह ही है और वहाँ पे जो भी प्रबंधन के लिए ऑफिसर तैनात हैं उनके साथ हमारा समन्वय है और हम अगले वर्ष होने वाले महाकुंभ की तैयारियां अभी से कर रहे हैं, हम उसके लिए सजग हैं और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आगे आने वाले कुंभ में जो भी श्रद्धालु होंगे उनको किसी तरीके का कोई कष्ट नहीं होगा। मनोज कुमार शर्मा जी, आपने आकाशवाणी से बात की और अयोध्या और प्रयागराज में क्या व्यवस्थाएं हैं, एनडीआरएफ किस तरह सहयोग दे रही है किसी भी प्रकार की आपदा को रोकने के लिए और आपदा होने की स्थिति में उसके रेस्क्यू के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।